Dear students, today we will revise in this video Chapter 4 Age of Industrialization and Chapter 5 Print Culture in the Modern World of History Class 10 for NTSC. Let's revise both the chapters क्योंकि इन दोनों चैप्टर से द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन दोनों चैप्टर से एक MCQs टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा and from both of the chapters approximately 20 questions will be there, so total 40 questions will be there in your written test. तो इसके लिए हम एक बार ये दोनों चैप्टर अभी रिवाइज करते हैं एट ए ग्लैंस. आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और पूरा वीडियो देखना है, राइट, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे. और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, उसके लिए मैं सॉल्यूशन दूंगा. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. डॉन ऑफ द सेंचुरी आपको दिख रहा है, इसकी फीचर्स आपको याद करनी है. डॉन ऑफ द सेंचुरी की फीचर्स क्या है? आपको एक गोडेस लाइक फिगर दिख रहा है एंड शी इज़ पर्चिंग ऑन अ व्हील विद विंग्स, राइट. व्हील क्या है? विंग्स के साथ में है और इसके हाथ में एक फ्लैग है जिसपे सेंचुरी लिखा हुआ, राइट. और बैकग्राउंड में आपको कुछ मैकेनिकल डेवलपमेंटल चीज़ें दिख रही हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे इंजन एंड मशीन्स, कैमरा एट्सेट्रा. तो ये सिंबल है किसका? कि शी इज़ एंटरिंग इन द न्यू सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी. ये 1900 आपको याद रखना है. ईटी पोल म्यूजिक कंपनी याद रखना है. एक बुक का कवर पेज था जिसके ऊपर ये छपा हुआ था. इसी तरह से ओरिएंट का आपको याद रखना है. न्यू वर्ड में हमने डिस्कस किया था द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन. मेडिटेरियन जो है वो बिल्कुल लगभग बीच में है, जहाँ पे यूरोप और इनकी जो बाउंड्रीज लगती हैं, तो वहाँ पे मेडिटेरियन सी है. तो जहाँ मेडिटेरियन सी है उसके ईस्ट में जो है ओरिएंट यानी कि एशियन कंट्रीज है, राइट. तो एशिया से हम इसको ज़्यादातर रेफर करते हैं, तो इसलिए ओरिएंट आ गया. दूसरा इमेज आपको टू मैजिशियन जिसमें अलादीन, और ये सिंबल है पास्ट और एशियन कल्चर का, और मैकेनिक जो है वो मॉडर्न और प्रेजेंट जिसको हम मॉडर्निटी या फिर वेस्ट से हम इसको कनेक्ट करते हैं. बिफोर द एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है. आफ्टर दैट 17 और 18 सेंचुरी में मर्चेंट्स जो है वो टाउन से लेकर गांव की तरफ क्यों चले गए थे? इसके रीज़न हमने बताए थे. पावरफुल गिल्ड्स हुआ करते थे और एक डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए वो शहरों से गाँव की तरफ गए. फिर गांव में जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे उन्होंने उनके लिए काम क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि वो गरीब लोग थे, उनको पैसे की ज़रूरत थी, एंड दे हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. दे कुड नॉट लीव द विलेजेस देयर लैंड, सो नाउ दे कुड स्टे इन द विलेजेस, वर्क ऑन देयर लैंड एंड ऑल्सो वर्क फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स. स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग ये एक प्रोसेस होता था जिसमें स्टेपलर का एक बहुत बड़ा रोल होता था. स्टेपलर कौन होता है? अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर. इसी तरह से फुलर जो है वो फूलिंग का काम करता है, जिसमें हम उसको गैदरिंग करके और उसके बाद क्लॉथ बाय प्लीटिंग यानी कि उनको फोल्डिंग करता है. कार्डिंग द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल, ये फाइबर्स होते हैं, इनको स्पिनिंग के लिए तैयार किया जाता है. जो धागा बनता है उससे पहले हम उसको एक तरह से लंबा खींचते हैं, जैसे कॉटन है, इसको ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा लंबा खींच के और फिर स्पिनिंग के लिए तैयार करते हैं, वो कार्डिंग होता है, राइट. इसके बाद कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज में इंग्लैंड के अंदर किस तरह से 1713 में फैक्ट्री आई. फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज लगने के बाद जो रॉ कॉटन का इंपोर्ट था वो बढ़ गया. दो डेटाज यहाँ पे आपने पढ़े होंगे, 1760 का और 1787 का, दोनों आपको याद रखने हैं. फिर इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट जो है उन्होंने कॉटन मिल, फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश की थी. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. इसमें 4 स्टेप्स हमने किए. फर्स्ट स्टेप में डायनेमिक इंडस्ट्रीज के बारे में बता रखा है. दूसरे स्टेज में न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. थर्ड फेज में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड. और फोर्थ स्टेज के अंदर दिखा रखा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आए लेकिन बहुत ही स्लोली आए. तो इस तरह से आपको याद रखना है. इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टीम इंजन के बारे में बन सकते हैं. बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है. न्यू कमर ने स्टीम इंजन बनाया था, जेम्स वॉट ने उसको पेटेंट किया, मैथ्यू बोल्टन ने इसको जो है इम्प्रूव किया था, और लास्ट में जेम्स वॉट ने इसको पेटेंट किया 1781. इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के स्टार्ट में
321 के लगभग स्टीम इंजन्स थे, जिसमें से 80 सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 जो है वो वूल इंडस्ट्री में थे, बाकी इंडस्ट्रीज जो है आयरन और मेटल इनके अंदर लगे हुए थे। इसके बाद हैंड लेवर स्टीम पावर में विक्टोरियन ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था। विक्टोरियन ब्रिटेन मैंने आपको पहले बता दिया था, 1837 से 1901 का जो पीरियड है वो विक्टोरियन ब्रिटेन का पीरियड है। ठीक है, विक्टोरियन ब्रिटेन का पीरियड है। आपको बिल्कुल ध्यान से ये सब सुनते रहना है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो विक्टोरियन ब्रिटेन में मशीन्स को के से ज़्यादा हैंड लेबर को प्रेफर क्यों किया गया, बहुत सारे कोजेस हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज हियर फ्रॉम दिस टॉपिक, लाइफ ऑफ द वर्कर्स, कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द विक्टोरियन ब्रिटेन। बड़ी ख़राब कंडीशन थी क्योंकि वो प्रोपोर्शन में ज़्यादा थे, उनकी सैलरीज कम थी और सीजनल वर्क होने की वजह से उनको बहुत ही कम काम मिलता था। और मैकेनिकल जो इन्वेंशंस थे लाइक स्पिनिंग जेनी, ये आपको याद रखना है। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1764 में। ये एक ऐसी मशीन थी जिससे एक ही व्हील से बहुत सारे स्पिंडल्स कनेक्टेड होते थे और एक साथ एक व्हील को एक बंदा घुमाता था, तो उससे बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ बन सकते थे। ये भी आपको याद रखना है। कुछ डेटाज यहाँ पे हैं, इनको भी आपने याद रखना है। स्पिनिंग जेनी हो गया। आफ्टर दैट ये कॉन्सेप्ट बनता है कि स्पिनिंग जेनी पे वुमेन ने अटैक क्यों करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि वुमेन स्पेशली वर कनेक्टेड टू द स्पिनिंग वर्क, राइट। वो वूल इंडस्ट्री में स्पिनिंग का काम करती थी। अब जैसे ये मशीन आ गई तो उनको डर था कि ये उनका काम छीन जाएगा एंड दे वुड बिकम अनएम्प्लॉयड। तो उन्होंने क्या किया, स्पिनिंग जेनी पे अटैक करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज में आपने पढ़ा था एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के बारे में, कि इंडियन टेक्सटाइल किस तरह से ग्रेट डिमांड में थी, कौन से ट्रेडर्स किस रास्ते से यहाँ से सामान लेके जाते थे, कौन से पोर्ट्स थे। सूरत जैसे गल्फ और रेड सी पोर्ट से जोड़ता था, मछलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट पे था, हुगली बंगाल था और साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से दोनों पोर्ट जोड़ते थे। इस तरह से ये पुराने पोर्ट्स थे और एक नेटवर्क होता था जिसमें इंडियन मर्चेंट सप्लाई मर्चेंट्स कनेक्टेड थे। लेकिन 1750s तक आते आते ये टूट गया था। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज ने इसके ऊपर जो है अपना कंट्रोल कर लिया था। कैसे कंट्रोल किया, ये सूरत और हुगली मछलीपट्टनम की जगह बॉम्बे और कैलकाटा न्यू पोर्ट्स आ गए। ये इसमें आप बता सकते हैं। व्यूअर्स के साथ में क्या हुआ ये आप इसमें आपने स्टडी की कि सबसे पहले तो 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है compete करना पड़ा विद फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज़ के साथ में। बट उन्होंने रेगुलर सप्लाई को किस तरह से इंश्योर किया, आप इसमें बता सकते हैं कि उन्होंने एडवांस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड लोन सिस्टम एंड दे अपॉइंटेड गोमस्ताज। गोमस्ताज क्या करते थे, वो व्यूअर्स को सुपरवाइज भी करते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड सप्लाईज, दे ऑल्सो एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। ये सारे काम कौन करता था, गोमस्ताज। एंड हु वर गोमस्ताज, गोमस्ताज वर द पेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अब गोमस्ताज और व्यूअर्स के बीच का जो रिलेशन था वो बड़ा ख़राब था, क्योंकि गोमस्ताज जैसे सप्लाई में डिले हुआ तो वो बहुत ही बैड बिहेव करते थे। दे यूज टू बीट एंड मीन्स क्रूअल बिहेवियर विद द व्यूअर्स। लेकिन इससे पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे वो लगभग गांव में ही रहते थे और वो अच्छा व्यवहार करते थे व्यूअर्स के साथ में। तो इस तरह से कंडीशंस चेंज हो गई, व्यूअर्स के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ये इसमें बता सकते हैं। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया में आपने पढ़ा कि सबसे पहले तो हेनरी पेटुलो को आपने याद रखना है कि उन्होंने कहा था कि डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस, राइट। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिला कि इंग्लैंड में जिस तरह से कॉटन इंडस्ट्रीज आई तो वहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल था वो बहुत ही रिड्यूस हो गया एक्सपोर्ट होना। फॉर एग्जांपल 1811-12 में 33% था और 1850-51 में 3% जो हमारा एक्सपोर्ट था इंग्लैंड के लिए वो हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। इसके रीज़न आप बता सकते हैं, इसमें हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और इंडियन जो टेक्सटाइल था उस पर क्या लगा दिया, ड्यूटीज़ लगा दी, टैक्स लगा दिया, तो वो महंगा हो गया। इसके बाद में इंग्लैंड से बना हुआ कपड़ा इंडिया में आने लगा और जिसको हम मैनचेस्टर मेड गुड्स कहते हैं, तो इससे इंडियन टेक्सटाइल को नुकसान हुआ, कम्पीट करना पड़ा। और अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन ब्रिटिश लेके जाते थे तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
और वीवर्स के सामने ये समस्या आ गई कि दे डिड नॉट हैव द गुड क्वालिटी रॉ कॉटन, सो दे कुड नॉट मेक गुड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, राइट, टेक्सटाइल. So their clothes became declined and the demand for Indian textiles means went down in front of the Manchester goods. यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कोस्टिस के ऊपर. कोस्टिस एक कम्युनिटी ऑफ वीवर्स, यानी कि ये वीविंग का काम करने वाली एक कम्युनिटी थी. कोस्टिस के बारे में दे रखा है. आफ्टर दैट यू स्टडीड अबाउट द फैक्ट्रीज कम अप, किस तरह से इंडिया में फैक्ट्री आई. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न द डेट्स एंड ईयर्स. फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे 1854. इसके बाद में 1862 तक ये 4 मिल्स और आ गई थी, इतने स्पिंडल्स, लूम्स. 1855 में कैलकाटा यानी कि बंगाल के अंदर पहली जूट मिल आई थी. इसके बाद में फर्स्ट जूट मिल 1917 में सेठ हुकुमचंद ने एस्टेब्लिश की थी, वो हम बाद में इसमें पढ़ा था आपने. एल्गिन मिल जो है कानपुर में आई थी 1862 में. इसके बाद मद्रास में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल जो है 1874 में आई थी. अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपने पढ़ा, द्वारकानाथ टैगोर, दिनशॉ पेटिट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा और सेठ हुकुमचंद. इनके बारे में आपको याद रखना है. द्वारकानाथ टैगोर जिन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एस्टैब्लिश की थी, और पारसी जो थे दिनशॉ पेटिट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, इन्होंने चाइना के साथ एक्सपोर्ट ट्रेड किया. एंड आफ्टर दैट सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन थे जिन्होंने कैलकाटा में 1917 के अंदर पहली जूट मिल, इंडियन जूट मिल जो है वो एस्टेब्लिश की थी. आफ्टर दैट यू स्टडीड अबाउट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रू यूल, जार्डन स्किनर एंड कंपनी. ये यूरोपियन एजेंसीज थी, यानी कि जो ये मैनेजिंग एजेंसीज थी ये इंडियन ट्रेड को कंट्रोल करती थी, राइट. वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, आसपास की इंडस्ट्रीज जो थी, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से वर्कर्स आते थे. फॉर एग्जांपल बॉम्बे में 50% वर्कर्स केम फ्रॉम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन 1911 इन द मिल्स. और काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में वर्कर्स काम करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर. ये डेटाज आपको याद रखने हैं. एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट जोबर. जोबर जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वर्कर्स लेके आता था. कई बार जोबर्स ब्राइब्स भी लेते थे, लेकिन कुछ जोबर्स बड़े अच्छे लोग भी होते थे. आपको ये 2 नाम याद रखने हैं. वसंत पारकर बॉम्बे में मिल वर्कर था. भाई भोसले जो है वो ट्रेड यूनियनिस्ट था बॉम्बे के अंदर. दोनों आपको याद रखने हैं. पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमने इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने ग्रोथ किया. और जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, स्टैंड्स एंड लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करने के लिए उनको एक चांस मिला. एंड दे ग्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ द फेलर ऑफ ब्रिटिश मिल्स और बिकॉज ऑफ द बिजीनेस ऑफ द ब्रिटिश मिल ड्यूरिंग द वॉर. तो ये आप इसमें याद रखेंगे. आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, की छोटी इंडस्ट्रीज अभी भी डोमिनेशन में थी. बड़ी इंडस्ट्रीज तो बहुत ही स्मॉल एरियाज तक, बॉम्बे एंड बंगाल तक ही जो है लिमिटेड थी वहाँ पे लोकेशन उनकी. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी पूरे इंडिया में थी. जैसे वर्कर्स भी बहुत ही कम थे जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज के अंदर. फॉर एग्जांपल 5% वर्कर्स वर देयर इन द रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज इन 1911 एंड 10% इन 1931. तो इससे हमें पता लगता है, वी हैव कम टू नो अबाउट दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटिंग. क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया और कम खर्चे में प्रोडक्शन बढ़ाया. जैसे छोटी छोटी डिवाइसेस लगा के, फॉर एग्जांपल फ्लाई शटल. फ्लाई शटल क्या था, एक ऐसी डिवाइस होती थी जिसमें मतलब वीविंग के लिए काम आती थी. और जो वेफ्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स होते हैं वेफ्ट, और ये वर्टिकल होते हैं जिसको हम वार्प बोलते हैं. इनको कनेक्ट करने के लिए ना जो फ्लाई शटल जो है लूम्स के साथ में लगाई गई थी. फॉर एग्जाम्पल बाई 1941 35% हैंडलूम्स इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाई शटल, जबकि कुछ रीजन में 70 to 80% था, जैसे ट्रावनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, राइट. आपको बिल्कुल याद रखना है इसको. फिर हमने पढ़ा डिमांड्स ऑफ कोर्सर कॉटन, कोर्सर क्लॉथ कॉटन एंड फाइनर वैरायटीज. तो फाइनर वैरायटीज की जो डिमांड थी वो फ्लक्चुएटेड नहीं थी. फाइनर वैरायटीज के जो कपड़े थे वो रिच पीपल खरीदते थे, वेल टू डू. और इस वजह से इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती थी क्योंकि रिच के पास हमेशा पैसा होता था. लेकिन कोर्सर क्लॉथ जो था वो जब कैलेमिटीज आती थी, बैड हार्वेस्ट होता था, फेमाइन आता था, तो पुअर पीपल इसको नहीं खरीद पाते थे. इसलिए इसकी जो डिमांड थी वो फ्लक्चुएटेड थी. आपको याद रखना है, कोज भी याद रखना और ये भी याद रखना है.
ये आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, बॉम्बे और बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्जर इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड। मार्केट फॉर गुड्स में हमें ये पता लगा कि हाउ द इंडस्ट्रियलिस्ट अडोप्टेड द न्यू वेज एंड मेथड्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट्स, labeling, using the images of gods and goddesses, Indian gods and goddesses on the products. Historical figures also were used like Maharaja Ranjit Singh, and by using the labels and calendars in the newspapers, magazines, etc. तो ये markets for good में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने नए तरीके अपनाए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो ये था चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम चलते हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि दोनों ही चैप्टर रिवाइज करने जरूरी है। एंड दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमने पहले पढ़ा इस चैप्टर से पहले, प्रीवियसली वी स्टडीड अबाउट दिस चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस वेरी सिंपल चैप्टर। प्रिंटेड फॉर्म में जो भी मटेरियल आपको दिखता है वो आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, आपको बिल्कुल पहचान में आ जाएगा कौन कौन से जो मटेरियल आज हम प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं। अखलाक नासिरी, बुक मेकिंग सिस्टम, अखलाक नासिरी 1595 यानी कि 16th सेंचुरी, जिसमें कॉपिंग का काम चल रहा है, किस तरह से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको लिखा जाता था, कॉपी किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। इसमें आपने पढ़ा था कि जो फर्स्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी। ये जो सिस्टम था किस तरह का था कि इसमें हाथ से प्रिंटिंग की जाती थी और लकड़ी के तख्तों से प्रिंटिंग की जाती थी, जिसको हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड इट वाज पॉपुलर फ्रॉम 594 AD। इस सबसे पहले चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था। इसके बाद कैलीग्राफी एक वर्ड आ रहा है, कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। स्क्राइब्स जो पीपल थे, स्क्राइब्स, वो लोग कैलीग्राफी का यूज़ करते थे कॉपी करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को। चाइना में अकॉर्डियन बुक थी जो एक साइड से स्टिच्ड होती थी, जिसको फोल्ड करके, मैंने आपको जब ये वीडियो पढ़ाया, टॉपिक जब हमने किया था तो उस टाइम आपको ये मैंने आपको इसकी फ़ोटो दिखाई थी, किस तरह से एक साइड से स्टिच होती थी और इस तरह से इसके जो सेगमेंट्स हैं वो बने होते थे, राइट। इसको ऐसे फोल्ड भी किया जा सकता है इस तरह से, राइट, इन दिस वे। तो दिस वाज द अकॉर्डियन बुक। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि इम्पीरियल स्टेट इन चाइना में प्रिंट का क्या यूज़ था, राइट। जैसे किस तरह से सिविल सर्विस के लिए एग्जामिनेशन होते थे, उसके लिए टेक्स्ट बुक्स छापी जाती थी। आफ्टर दैट 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर में चाइना में प्रिंट का क्या इसमें यूजेस थे। एंड आफ्टर दैट हाउ शंघाई बिकेम द न्यू हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। प्रिंट इन जापान, जापान में प्रिंटिंग कैसे पहुंचा, बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके गए चाइना से। एंड 768 to 70 AD में सबसे पुरानी जो जापानीज बुक थी जो छापी गई थी 868 AD में, डायमंड सूत्रा, उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, और ये इसके अंदर 6 शीट्स थी टेक्स्ट की छपी हुई। फिर इसके बाद आपने त्रिपिटका कोरियाना जो है यहाँ इसके बारे में पढ़ा था। वुड ब्लॉक्स आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, वुड ब्लॉक्स हैं। और त्रिपिटका जो है बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड लिटरेचर होता है। ये यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में इसको डाला गया था। ईडो के बारे में आपने पढ़ा, टोक्यो का पुराना नाम ईडो। किटागाओ उटामारो जिसने उकियो पेंटिंग फॉर्म को काफ़ी फेमस किया। मैनेट, मोनेट और वान गोफ ये सब आर्टिस्ट थे यूरोप के जो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट उकियो, शनमन क्यूबो, मॉर्निंग सीन। प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप में प्रिंट कल्चर कैसे आया? मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर था, आपको याद रखना है। 1295 में वो चाइना से इटली में वापस चला गया, और जब वो इटली में गया तो चाइना से अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज साथ में लेके गया। एंड देन ही मेड पॉपुलर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, दिस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इटली एंड फ्रॉम इटली इन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप इट बिकेम वेरी पॉपुलर। और इस तरह से यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैल गई। वॉल्यूम एक पार्चमेंट होता था जिसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, लिखा जाता था, स्किन से बनता था, एनिमल की स्किन से। आफ्टर दैट यू स्टडीड अबाउट डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज, किस तरह से डिमांड जो है बढ़ी और बुक सेलर्स ने किस प्रकार से इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए स्क्राइब्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्राइब्स रखने शुरू कर दी। स्क्राइब्स होते थे जो लिखा करते थे। जिकजी ऑफ कोरिया, ये दुनिया की पुरानी किताबों में से एक है जो मूवेबल मेटल टाइप से प्रिंट की जाती थी, आपको याद रखना है इसके बारे में। एंड आफ्टर दैट
हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स काफ़ी कम संख्या में होती थी, एक्सपेंसिव भी होती थी, फ्रेजाइल यानी कि कमज़ोर भी होती थी, और एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना बड़ा मुश्किल इनको होता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद में हमने गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ा। 1448 में ये इस्टेब्लिश हुई थी स्ट्रासबर्ग के अंदर, जर्मनी में। ये प्रिंटिंग प्रेस थी जिसमें बाइबल पहली किताब थी जिसको छापा गया था। 180 कॉपीज बाइबल की छापी गई। And after that, its main features were 250 sheets could be printed per hour, one-sided. And one more thing was there, that 26 characters were there in Roman alphabet, devised a way moving them around as well as to compose different words of the text. न्यू वर्ड्स में प्लेटन के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हम चलते हैं सीधा अगले टॉपिक की तरफ, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्रिंटेड मटेरियल हमारे सामने आया दुनिया में, उसको हम प्रिंट रेवोल्यूशन कहते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़े? न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। पहले हियरिंग पब्लिक थी जो कि सुना करते थे, जस्ट दे यूज टू लिसन द स्टोरीज फ्रॉम अदर एंड ओनली अ फ्यू पीपल यूज टू रीड द बुक, राइट? वी डिस्कस्ड इन द वीडियोज। बट आफ्टर दैट पॉपुलर टेक्स्ट, हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट, राइट, बैलेड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड, इस तरह से रीडिंग पब्लिक थी। लेकिन बाद में उन्होंने जब हियरिंग पब्लिक थी, जब उन्होंने पढ़ना सीखा तो वो रीडिंग पब्लिक बन गई, और इस तरह से उन स्टोरीज को, बैलेड्स को सुना जाता था, गाया जाता था। टेवर्न्स के अंदर, टेवर्न्स वो प्लेसेस थे जहाँ पे लोग रुकते थे, इकट्ठे होते थे, अल्कोहल पीते थे, न्यूज़ जो है वो शेयर करते थे। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, प्रिंट की वजह से किस तरह से डिबेट स्टार्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल डिबेट स्टार्ट हो गया, और डिफरेंट जो रिलीजियस बिलीफ्स थे वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, प्रिंट की हेल्प से। जैसे मार्टिन लूथर जो है वो एक रिफॉर्मर था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, जो रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करने के लिए उसने 95 थीसिस लिख दी और एक चर्च डोर के बाहर उसको पेस्ट कर दिया, एक कॉपी को। उसके बाद में चर्च ने भी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए प्रिंटेड मटेरियल की हेल्प ली। इस तरह से ये एक डिबेट थी प्रिंट की हेल्प से। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर ने शुरू किया। न्यू टेस्टामेंट 5000 कॉपीज इसकी कुछ ही सप्ताह के अंदर छापी गई और बिक भी गई थी। जो मार्टिन लूथर था वो प्रिंटिंग के काफ़ी फेवर में था, तो उसने कहा प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। ये आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं आगे। प्रिंट एंड डिसेंट में मेनोकियो का एग्जाम्पल आपने देखा। मेनोकियो किस तरह से उसने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया एंड ही गेव द न्यू आइडियाज़ अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ गॉड एंड क्रिएशन। इससे रोमन कैथोलिक चर्च बड़ा नाराज हो गया, उसने उसको पकड़ा और इंक्विजिशन में उसको हेरेटिक्स डिक्लेयर कर दिया गया। इंक्विजिशन एक तरह के रोमन चर्च के कोर्ट्स होते थे। मेनोकियो को इसके बाद मार दिया गया था। इससे डरते हुए रोमन कैथोलिक चर्च ने 1558 से कुछ ऐसी प्रोहिबिटेड बुक्स की इंडेक्स निकाल दी कि भाई ऐसी बुक्स को खरीदना और बेचना जो है अपराध है, क्राइम है। ये आपको दिख रहा है मैकेब्रे डांस, जो प्रिंट के अगेंस्ट में लोग थे वो इसको फेवर करते थे। इस तरह के कार्टून्स बनने लगे प्रिंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। इरेस्मस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इरेस्मस जो कि था तो एक रिफॉर्मर, कैथोलिक रिफॉर्मर, बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ प्रिंट। एडेजिज में उसने लिखा कि अगर क्या छप रहा है उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारा वैल्यूएबल लिटरेचर कोलैप्स हो जाएगा। तो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ प्रिंट। रीडिंग मैनिया में आपने पढ़ा कि किस तरह से पढ़ने का पागलपन लोगों में छा गया। इसके कई रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो यह था कि यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर उस समय 18वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी में थोड़ा लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा बढ़ने लगा, और यहाँ तक 60 to 80% भी कुछ कंट्रीज़ में हो गया स्कूल्स खुलने की वजह से। तो इसके बाद में डिफरेंट पॉपुलर जो प्रिंटेड फॉर्म थे वो सामने आए, एल्मेनेक्स, रिचुअल कैलेंडर्स, बैलेड्स, फोकटेल्स एट्सेट्रा। और सस्ती किताबें इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों ने इनको ख़रीदा और पढ़ना शुरू किया। इंग्लैंड के अंदर पेनी चेप बुक्स छापी गई जिनको बेचने वाले लोगों को चैपमैन कहा जाता था। फ्रांस में इसी तरह की बुक्स थी। ब्लूथिक ब्लू, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में बन सकते हैं। ब्लूथिक ब्लू जो है वो इतनी सस्ते पेपर पे छपती थी कि उसकी कीमत भी काफ़ी सस्ती थी और पुअर क्वालिटी के पेपर पे छपती थी। इसका जो कवर पेज होता था, कवर वो ब्लू होता था, इसलिए इसको ब्लूथिक ब्लू बोला जाता है। आफ्टर दैट पीरियोडिकल प्रेसेस डेवलप्ड, तो न्यूज़पेपर भी छपने लगे और काफ़ी एंटरटेनमेंट की कहानियाँ, जर्नल्स एट्सेट्रा यूज्ड टू बी पब्लिश्ड। एंड in the same way we can say that the ideas of works of scientists and the thinkers like Voltaire, Rousseau, Paine, Thomas Paine, Isaac Newton etc. ये छापे गए तो लोगों को
अवेयरनेस मिली। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे सेबेस्टियन मर्सियर के आइडियाज दे रखे हैं। मर्सियर ने कहा कि प्रिंटिंग जो है वो, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक तरह का क्या है, एक जो मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। पब्लिक ओपिनियन क्या है, जो कि पढ़ने से बनती है। इट इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। डेस्पोटिज्म होता है जो सिंगल पर्सन रूल करता है कंट्री को विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, उसको हम डेस्पोटिज्म कहते हैं। तो मर्सियर ने कहा कि वर्चुअल राइटर से, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल से और बुक से कितना भी क्रूएल जो रूलर है उसको हटाया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। Print culture and the French Revolution. Here we studied about that how print culture played important role in French Revolution. क्योंकि प्रिंट कल्चर की वजह से जो थिंकर्स थे उनके आइडियाज छापे गए, बुक छपी और उससे वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए और फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गई किंग के अगेंस्ट। 19th सेंचुरी में आपने पढ़ा चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है चिल्ड्रन के बारे में कि 1857 में फ्रांस में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो चिल्ड्रन के लिए किताबें छापने लगी। ग्रिम ब्रदर्स जो जर्मनी के अंदर जैकब और विलियम ग्रिम थे, उन्होंने कुछ कहानियाँ इकट्ठा की बच्चों के लिए और 1812 में इनका कलेक्शन छाप दिया। इसी तरह से रूरल फोक टेल जो है वो गाई जाने लगी। विमेन जो है वो राइटर्स बन गई एज वेल एज रीडर्स। तो जेन ऑस्टिन, ब्रंट सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट, ये 3 नॉवेलिस्ट थी उस समय की। मजदूरों के लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज काफ़ी हेल्पफुल थी क्योंकि इनकी वजह से उन्होंने बुक्स को और न्यूज़पेपर्स को उधार लेके पढ़ना सीखा। 19th सेंचुरी तक आते आते फर्दर इनोवेशंस में रिचर्ड एम हो न्यूयॉर्क से थे। मिड 19th सेंचुरी में उन्होंने एक पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस को इन्वेंट किया जिसकी वजह से न्यूज़पेपर छपने लगे काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में। और इसकी खासियत ये थी कि 1 घंटे में 8000 सीटें छापी जा सकती थी, जबकि गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में इससे पहले 250 सीटें छापी जाती थी। तो हाउ मच स्पीड वॉज देयर ऑफ दिस थिंग। After that, new electrical machines, printing machines were introduced and offset press आने से एक साथ 6 कलर्स को छापा जा सकता था। ये एक नया इन्वेंशन था। इसी तरह से 1920s में इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज। इस तरह की सस्ती किताबें जो थी उनको शीलिंग सीरीज कहा जाता था। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी पब्लिशर्स ने किताबों को बेचने के लिए उनको सस्ता कर दिया और काफ़ी पुअर क्वालिटी के पेपर पे उनको छापना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि प्रिंट आने से पहले किताबें लिखी जाती थी हाथ से, लेकिन उनकी बहुत सारी कमियां थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। गीत गोविंदा वॉज रिटन बाई जयदेवा, आपको याद रखना है गीत गोविंदा रिटन बाई जयदेवा 18th सेंचुरी। एंड दिस वॉज द दीवान ऑफ हाफिज। हाफिज एक 14th सेंचुरी पोइट थे जिन्होंने जो पोइम्स लिखी उनके कलेक्शन को दीवान ऑफ हाफिज कहते हैं। 1824 इट वॉज पब्लिश्ड। एंड देन वी डिस्कस अबाउट प्रिंट कम्स टू इंडिया। इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1550 में गोवा के अंदर पोर्टुगीज ने ओपन किया। एंड देन जीसस प्रिस्ट लर्न कोंकणी, प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। 1674 तक उन्होंने 50 किताबें कोंकणी और कन्नड़ में छाप दी। कैथोलिक प्रेस ने तमिल बुक्स 1579 में सबसे पहले जो किताबें छपी थी वो तमिल लैंग्वेज के अंदर कोचिन में। एंड 1730 तक मलयालम बुक छापी गई थी। उसके बाद 1710 में प्रिंट हुआ डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 32 तमिल टेक्स्ट उन्होंने छापी थी। सो इन दिस वे इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस केम लेटर। 1684 हमने जब वीडियो बनाए थे उस समय आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इंडिया के अंदर पहला वीकली पेपर निकाला, बंगाल गजट 1780 के अंदर। इसलिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की को फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं, राइट, याद रखना है। बट फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वॉज बंगाल गजट, इसका नाम भी बंगाल गजट ही था और ये भी वीकली था। और गंगाधर भट्टाचार्य जो राजा राम मोहन रॉय के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने इसको पब्लिश किया था। स्टार्ट इसका 1780। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स में आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स और डिफरेंट आइडियाज़ वाले लोग एक दूसरे के अगेंस्ट प्रिंट की हेल्प से, किताबों की हेल्प से, कुछ लिखते हुए छपवाते हुए एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। इन द सेम वे वी सो द एग्जाम्पल ऑफ राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज किया बिकॉज देयर वर सो मेनी एविल्स इन द हिंदू रिलीजन एट दैट टाइम। So Raja Ram Mohan Roy, known as the father of modern India, right? You have to remember this.
संवाद कौमुदी उन्होंने लिखी ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज करने के लिए 1821 में। उसको अपोज करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने निकाल दी समाचार चंद्रिका। इसी तरह से 2 पर्शियन न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन 1822, जामे जहानामा एंड शमसुल अखबार, ये दोनों पर्शियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर थे। बॉम्बे समाचार इसी साल आया 1822 में। आपको याद रखना है, मुस्लिम्स जो रिलीजियस पीपल थे वो काफ़ी चिंतित थे कि मुस्लिम डायनेस्टीज कोलैप्स होने के बाद कॉलोनियल यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं वो मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर देंगे। तो उलेमा जो थे, राइट, स्कॉलर्स, उन्होंने बहुत सारे फतवाज निकाले और देवबंद सेमिनरी का भी यहाँ पे आता है 1867 में, जिसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। हिंदी के अंदर हिंदूज की अगर बात करेंगे तो तुलसीदास रामचरितमानस के राइटर थे, उन्होंने 16th सेंचुरी में इसको लिखा था, जो कैलकाटा से 1810 में जो है पब्लिश हुआ था। मिड 19th सेंचुरी तक काफ़ी चीप लिथोग्राफिक एडिशंस आ गए थे। 1880s में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में रिलीजियस किताबें छापने में काफ़ी आगे निकल गए। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिंट, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में आपने देखा कि अब इलस्ट्रेशन और वर्ड्स के साथ साथ में पेंटिंग्स भी छापी जाने लगी फॉर मास सर्कुलेशन। जैसे राजा रवि वर्मा की बनाई हुई ये पेंटिंग राजा ऋतुराज रिस्विंग प्रिंसेस मदलसा, राइट, ये रवि वर्मा की पेंटिंग है। तो इस तरह की पेंटिंग्स भी उस समय छपने लगी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट विमेन एंड प्रिंट। विमेन वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन अर्लियर, बट सो मैनी पीपल वर इन फेवर ऑफ विमेन एजुकेशन। तो कुछ लिबरल हस्बैंड्स ने और फादर्स ने उनको पढ़ाया, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते थे। मुस्लिम्स क्या सोचते थे कि विमेन को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इफ़ दे गोट एजुकेशन दे वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग द रोमांसेस ऑफ उर्दू, राइट। लेकिन हिंदू जो थे वो क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि अगर विमेन एजुकेटेड होगी तो वो जल्दी से विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। बट सम विमेन लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट, राइट, इन देयर सीक्रेसी। सो रास सुंदरी देवी फ्रॉम ईस्ट बंगाल, उसने सीक्रेसी में अपनी किचन में पढ़ना सीखा और उसके बाद उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख डाली, अमर जीवन। क्लियर? सो अमर जीवन वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रस सुंदरी देवी, published in 1876, and the special feature of this biography was that it was the first full length autobiography published in Bengali language। Bengali language में छपने वाली सबसे पहली ऐसी ऑटोबायोग्राफी थी जो पूरी फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे कैलाश वासनी देवी का, जिन्होंने 1860s के अंदर बंगाल के अंदर लिखा, विमेन की मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखा, किस तरह से उनको घर की 4 दीवारें में डोमेस्टिक वर्क करने पड़ते हैं। महाराष्ट्र में 1880 से ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने विमेन की मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखा, स्पेशली विडोज के बारे में भी लिखा। और आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट बेगम रोकैया शेखावत हुसैन, जो मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थी। 1926 का एक एक्सट्रैक्ट उनका यहाँ दे रखा है, आपको याद रखना है। एंड देन वी स्टडीड अबाउट Punjab. In Punjab, some books were written to criticize women and to regulate the behavior of women. जैसे रामचंदा की एक बुक थी, स्त्री धर्म विचार, उसमें बताया गया था to teach women how to be obedient wives। इसी तरह की खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने किताबें छापी। कैलकाटा के अंदर द बटला, इट वॉज द एरिया, एंटायर एरिया इन सेंट्रल कैलकाटा, इट वॉज नोन एज बटला। ये पॉपुलर बुक छापने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। एंड दिस वन, इंडियन कपल ब्लैक एंड वाइट वुडकट, आप देख सकते हैं, ये वुडकट थे लकड़ी पर बने हुए। एंड आफ्टर दैट यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स, 19th सेंचुरी। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, यहाँ पे गरीब लोगों ने, स्पेशली लोअर कास्ट पीपल ने भी लिखना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक बुक लिखी 1871 में। इस बुक की खासियत क्या है, उन्होंने इस बुक में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कंपेयर्ड विद द कलर डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका, राइट, आपको याद रखना है। इसी तरह से बी आर अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी काफ़ी उस समय लिखा, किताबें लिखी। कुछ मजदूरों ने किताबें लिखी, फॉर एग्जांपल काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर थे, उन्होंने छोटे और बड़े का सवाल लिखा 1938 में। इसमें उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन को कंपेयर किया। कास्ट यानी कि लोअर कास्ट अपर कास्ट हो गया, लोअर कास्ट पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड। क्लास एक्सप्लॉयटेशन मीन्स पुअर एंड रिच, क्लियर, सो पुअर पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड। इसी तरह से कानपुर मिलवर, एक और कानपुर मिलवर करते सुदर्शन चक्र के नाम से, उन्होंने 1935 to 1955
some books, some poems were written by him, and these poems were printed as a collection सच्ची कविताएं. क्लियर. इसी तरह से बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने भी लिखा. लाइब्रेरीज भी एस्टेब्लिश की उस समय. प्रिंट एंड सेंसरशिप, दिस इज द लास्ट टॉपिक. 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने जो सेंसरशिप लगाई वो किसके अगेंस्ट? इंग्लिश पीपल के अगेंस्ट ही लगाई, क्योंकि वो उनको क्रिटिसाइज किया करते थे. बट बाद में 1857 के बाद इसको 1820s में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ पेटिशंस लगाएगी, जिसकी वजह से रेगुलेशंस, नए रेगुलेशन बने कि प्रेस को फ्री किया जाए. आफ्टर दैट 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने ऑर्डर दिया, और उसके बाद थॉमस मैकोले जो उस समय लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, आपको याद होगा थॉमस मैकोले ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट की थी 1835 में. क्लियर. तो उन्होंने फ्रीडम को रिस्टोर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए. 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंडियन प्रेस के रिगार्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ लॉर्ड लिटन के टाइम पे. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग इसको हम आयरिश प्रेस लॉज के मॉडल के बेस पे हम कह सकते हैं. इट वाज मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉज. इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स. गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ गई कि वो किसी भी एडिटोरियल को रोक सकती है. वर्नाकुलर प्रेस के अंदर किसी भी खबर को रोक सकती है. अगर कोई भी न्यूज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट छापी जाती है तो वो उसको पहले वार्न कर सकता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को, प्रिंटिंग मशीनरी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा. तो ये प्रिंटिंग प्रेस पे उस समय एक तरह से सेंसरशिप थी, और इतना बोलने की वहाँ पे आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी. फॉर एग्जांपल 1907 में कुछ रिवोल्यूशनरीज को जो है काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार ले जाया जा रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर केसरी में, राइट, इन हिज पेपर केसरी, ही क्रिटिसाइज्ड द वे इन विच दे वर कैरीड, क्लियर, बाय द ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो ही वाज इम्प्रिजन्ड इन 1908. उसको जेल की सज़ा सुनाई गई. ये इसमें आप बता सकते हैं कि किस तरह से उस समय सेंसरशिप थी. महात्मा गांधी ने कहा कि बोलने की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट, इकट्ठा होने की आज़ादी, ये इसके लिए लड़ाई ही स्वराज के लिए लड़ाई. इट मीन्स लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर इक्वल टू स्वराज. इफ दीज थिंग्स आर नॉट देयर, देयर इज नो स्वराज. यहाँ पे बॉक्स नंबर 5, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर का लिखा हुआ है उस समय कि कितने न्यूज़पेपर उस समय बंद हो गए थे जिन्होंने सेंसरशिप को अपोज किया, राइट. और यहाँ पे दे रखा है स्टेट्समैन के बारे में. फाउंडेड इन 1877, was approached, he asked rudely how much he would be paid for suffering the loss of freedom. The Friend of India refused a government subsidy, fearing that this would force it to be obedient to government commands. तो कुछ पेपर्स ने सब्सिडी लेने से भी वहाँ पे मना कर दिया था. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंसरशिप जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी इंडियन न्यूज़पेपर्स पे. वर्नाकुलर्स होता है रीजनल लैंग्वेज. वर्नाकुलर मीन्स रीजनल लैंग्वेज. So dear students, in this way we have completed the revision of both the chapters. दोनों चैप्टर्स का रिवीजन हम कर चुके हैं. आपको क्या करना है? टेस्ट के लिए रेडी रहना है. सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं, MCQs रिवाइज करने हैं, और इस वीडियो को ध्यान से देखना है. और दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से बुक से भी रीड करें, और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो 1-2 बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन हम किस तरह से और कहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं. तो ये दोनों चैप्टर आपके रिवाइज हो चुके हैं. And I hope that you understood, and if you have any doubt you can ask me by writing in the comment box, and you can send me the WhatsApp your question, and then I'll solve and I will respond, right. Thank you. Have a nice day.